मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा। सेक्शन 26। मजिस्ट्रेट में डिटेन प्रॉपर्टी एंड इशू प्रोक्लेमेशन। सेक्शन 26। मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा। ये कौन सा मजिस्ट्रेट होगा? The magistrate of the district may detain property and issue a proclamation satisfying the thing of which to consist and requiring any person having a claim to appears and established her right thereto within 6 months from the date of such proclamation। बस इतनी सी बात है इसमें। कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। कितने के लिए करेगा? अगर 6 महीने में वो अपना अधिकार नहीं घोषित करता है तो क्या करेगा? किस सीआरपीसी किस धारा में भेज देगा? भेज देगा ना। और क्या करेगा? भेज देगा। और बाकी हो जाता है, समझ में आ जाती है तो फिर वो। लेकिन यहाँ पे संपत्ति का मूल जो था पहले, कितने रुपए लिखा हुआ है पुलिस में? पुलिस एक्ट में कितने रुपए रखा है? सेक्शन में दिया होगा, नहीं दिया? नहीं दिया। पहले 10 रुपया था, फिर 500 रुपया किया गया, अब 10,000 रुपये। ठीक है, अब 10,000 रुपया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। यदि दावेदार उपसंजात नहीं होता है तो संपत्ति का अधिग्रहण, confiscation of property if no claimant appear, if any person who does not claim such property or if the same has been sold, the proceeds thereof within the period allowed shall, if the same has not already been sold without the meaning of such section 2 of the immediately proceedings, section be sold under the order of the magistrate of the districts। पहला सब क्लास। यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति पर या यदि वो बेच दी गई है तो उसके आगमों पर, आगमों पर मतलब समझ रहे हो ना, बेचे हुए जो धन होता है, पैसा होता है, पर उस कालावधि के अंदर जो अनुज्ञात की गई हो, दावा नहीं करता है, तो यदि वो ठीक पूर्ववर्ती धारा की उपधारा 2 के अधीन पहले ही बेच नहीं दी गई है तो अब वो जिले के मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन बेच दी जाए। ठीक है, पहले तो बच गई थी लेकिन अब नहीं बची। जो पूरा अटैचमेंट और कुर्की है ना, उसमें पूरा पूरा प्रोसेस। आज थोड़ा तकलीफ है जबान में, मतलब मुंह में बोल नहीं जा रहा। ठीक है, तो दूसरा सब क्लास क्या कहता है? पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन बेची गई संपत्ति के विक्रय आगम और धारा 26 के अधीन बेची गई संपत्ति के आगम जिन पर कोई दावा स्थापित नहीं हुआ है, किसके अधीन होगी? The sale proceeds of the property sold under the preceding subsection and the proceeds of the property sold under section 26 on which no claim has been established shall be at the disposal of the state government। शत्रु संपत्ति घोषित कर दी जाएगी। शत्रु संपत्ति, एलाइन प्रॉपर्टी। शत्रु संपत्ति जानते हो आप लोग कि नहीं जानते? नहीं जानते। शत्रु संपत्ति नहीं जानते हम लोग।
अभी क्लास में भी कर रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है। शत्रु संपत्ति वो संपत्तियां होती हैं जो लोग विभाजन के दौरान देश छोड़ के चले गए, कई सालों तक उनका कोई वारिस आया नहीं, पड़ोसी जाके शिकायत करता है, साहब ये तो पाकिस्तान चले गए, बहुत जमाना हो गया, सब ताला बंद इनके घर में, देखिए बड़ी बड़ी घास हो गई छत पे, मजिस्ट्रेट सर्वे करता है, क्या सही बात है। फिर वो अपनी प्रक्रिया करता है, पूरे एरिया में सूचना, नोटिफिकेशन, नोटिस देता है पेपर में, जैसे कि फला 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 गांव में फला संपत्ति है। अगर कोई वारिस प्रेजेंट हो जाता तो ठीक है, तो कुछ फर्जी लोग प्रेजेंट होते हैं कि साहब हम हमारे चाचा लगते थे, और अभी तो उनके ऐसे क्रम में है, तो आते हैं बहुत समय। फिर जांच की जाती है, और क्योंकि अगर आप चाचा आपके लगते थे तो इतने साल तक डाल क्यों रखे थे, क्यों नहीं उस पर कुछ किए, शक पैदा कर देता है ना, तो जांच होती है। जांच के बाद ये पाया जाता है कि साहब कोई नहीं है, तो वो राज्य सरकार उसको अपने अधीन लेने के लिए पहले उसको शत्रु संपत्ति घोषित करे, क्योंकि वो लोग कहाँ गए हैं, पाकिस्तान चले गए, ठीक है। तो था ना वो, नहीं कंटिन्यूएशन जो ही है, रजिस्टर वाला सिद्धांत था जो यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। अगर उनके दादा मान लो चले गए, या परदादा चले गए, दादा उनके भारत में रह गए, ठीक है, और भारत में प्रॉपर्टी को मेंटेन किए रहे, या चले भी गए कुछ दिनों के लिए फिर वापस आ गए, और उस ड्यूरेशन में पड़ोसी ने कोई शिकायत नहीं की, ठीक है, और फिर आ गए, या वो पड़ोसी से कहा कि ठीक है जा रहे हैं, देखे माहौल कैसा है उधर, घूम घाम के आ रहे हैं, आ गए, फिर मेंटेन कर लिया, ठीक। तो अगर नहीं है और आप पूरी तरह शिफ्ट हो गए, अब आपका वंश का कोई नहीं बचा यहाँ पे, और प्रॉपर्टी सीज है, और सरकार के रजिस्टर में चढ़ चुका है कि ये व्यक्ति पाकिस्तान गया है, तो उनकी समस्त प्रॉपर्टी को शत्रु संपत्ति घोषित कर दी, और उसके बाद सरकार उसको ले लेती है अपने पास। शत्रु संपत्ति घोषित करने के बाद लेगी, ऐसे ले ले तो बवाल हो जाए। हाँ, जो पाकिस्तान चले गए ना, अदर 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 कंट्री में नहीं हो, जो हमारा मित्र है उसको नहीं घोषित करें, ठीक है। मित्र को शत्रु बना दो तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, कुछ तो इज्जत रखा करो। सेक्शन 28 है ना, पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का परिधान करने से इनकार करने वाले व्यक्ति, पर्सन रिफ्यूजिंग टू डिलीवर्ड सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, नॉट बीइंग पुलिस ऑफिसर, एवरी पर्सन नॉट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर रिक्रूट्स में इतनी सी बात है कि अब हम पुलिस नहीं रहे, हमको सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, कितना जुर्माना होगा, किस सेक्शन में, 28 में, ठीक है, पुलिस ना रहते हुए, या फिर क्या हो सकता है, दोनों से भी हो सकता है, यानी कठोर भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है, तो कठोर भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है, ठीक है, दोनों तरह के हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे सब एग्जीक्यूटिव होंगे, ठीक है, हाँ। 193, 194, 195, 196, बीएनएसएस की धारा 195, 96, यानी कि जब पुलिस मजिस्ट्रेट को भेज दी जाती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी यूं कह लो कि जब चार्जशीट न्यायालय को भेज दी जाती है, वहां से मजिस्ट्रेट का काम, पुलिस वालों का काम खत्म, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट,
उसके पहले तक रहता है, उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है। और फिर जहां पे प्रशासनिक वो होते हैं प्रोसीजर को छोड़ के, तो प्रोसीजर वाले पार्ट में ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं, बाकी पार्ट में उनका कोई इंटरफेयर नहीं होता है, कहीं कहीं पे होता है, बाकी हर जगह। ठीक है। तो 200 रुपए का जुर्माना हो जाएगा, और कठोर श्रम सहित या रहित हो जाएगा। 29, ये इंपॉर्टेंट है, आपका मेंस में भी आता है। ये दो सब प्री वाले थे इधर, 25, 26, 27, 28, 29, 28 तक प्री वाले थे। कभी कभी किसी के साथ जुड़ के आ जाता है। ठीक है, कि पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का वर्णन करिए, पुलिस अधिकारी ना रहते हुए अगर प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करता है तो कितना पनिशमेंट हो सकता है उसको, इसका वर्णन करें, तो जोड़ के फिर आ जाता है उसमें। तो सेक्शन याद रहना चाहिए। ठीक है। 28, 29 में कहता है कि कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्तियां, तो पेनाल्टीज फॉर निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी एटसेट्रा। प्रत्येक एवरी पुलिस ऑफिसर हु इज गिल्टी of any encroachment of duty, of willful breach of the or neglect of any rule of regulation made or lawful order given by a competent authority, or who withdraw from the duties of his office without permission or without given previous notice for a period of 2 months, or who being absent on leave does not attend on duty on the expiry of such leave without reasonable। ये इस सेक्शन को किस सेक्शन के साथ पढ़ा जाना चाहिए, कुछ समझ में आ रहा है? सेक्शन 7। तो क्या बोल रहा 23? तो 7 में उसको दंडित किस बात पे किया जाता है? 7 पे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे थोड़ी चीजें बढ़ गई हैं। क्या बढ़ी है अभी देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट देयर देन हिज पुलिस ड्यूटी, और who is guilty of cowardice, or who commits unlawful physical violence to any person in his custody, shall on conviction before a magistrate be punishable with a penalty not exceeding 3 months pay, or with imprisonment with a without rigorous labor for terms not exceeding 3 months, or with both। प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो कर्तव्य के लिए अतिक्रमण, पहला शब्द है इनक्रोचमेंट, या सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए मिस बिहेव डिसिप्लिन को ब्रीच करता है, किसी नियम या विनियम या दिए गए आदेश को जानबूझकर ब्रीच करता है, निग्लेक्ट करता है। ठीक है। तो जो अपने पद से के कर्तव्य से बिना अनुज्ञा के, बिना 2 मास की कालावधि की पूर्व सूचना दिए, ये 2 माह की पूर्व सूचना देके हमें त्याग पत्र की अनुमति मिली थी, किस सेक्शन में? सेक्शन 9 में मिली थी। और नहीं दिए तो 2 महीने की सूचना, तो अगर 2 मंथ की हमने सूचना नहीं दिया तो हमको पनिशमेंट कितना होगा, क्या होगा? यहीं पे उसका, वहां तो ये दिया था कि आपको तरीका बताया गया था सेक्शन 9 में, कि भैया अगर आपको छोड़ना है, वहां पे इज्जत से समझाया गया था। ठीक है, नहीं समझ गए तो फिर छुट्टी पे गया है, और छुट्टी पे
आने से आनाकानी कर रहा है। नहीं, छुट्टी आपकी 17 तारीख तक है। मैडम ने कहा भी 2 एक दिन और रुक जाइए, क्या जाता है, लगा दीजिएगा बीमारी बीमारी सर्टिफिकेट। तो अवसान कर देता है, वो उपेक्षा कर देता है। बिना युक्ति कारण के कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है, रीजनेबल आपको देना पड़ेगा। तो जो बिना प्राधिकार के अपने पुलिस कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन में लगता है ना। कहा कि कुंभ मेला में अलग से महंतों की ड्यूटी करने पे पैसा मिल जाएगा कुछ और, तो अपनी ड्यूटी छोड़ के दूसरे की ड्यूटी में लग गया है ना। कहा साहब त्याग पत्र दे किधर से, लोग कहा कि साहब छुट्टी दे दीजिए, छुट्टी की जगह वो जैसे होता है ना, कुछ लोग छुट्टी लेके कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना। तो अगर इस तरह का कोई या कोई कायरतापूर्ण कार्य करता है। हाँ यार, अब मान लो तुम हमारे बॉडी गार्ड हो, हमारे ऊपर गोली चलने लगी हो, तुम लेके अपनी राइफल भाग गए, है ना? तो ये क्या होगा, अपनी जान बचाने के चक्कर में। ठीक है। तो फिर किसी कस्टडी में लिए हुए व्यक्ति के साथ उसके साथ शारीरिक हिंसा करता है, वायलेंस करता है, तो क्या सजा हो सकती है, नीचे दिया हुआ है। तो इसमें सिनॉप्सिस में लिख लो, इसकी सिनॉप्सिस में लिख लो, कर्तव्य का भंग एवं अभियोजन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड प्रोसिक्यूशन, ड्यूटी एंड प्रोसिक्यूशन, कर्तव्य का भंग एवं अभियोजन हो गया पहले पहला पॉइंट, कर्तव्य का भंग एवं अभियोजन। दूसरा लिखिएगा विधिपूर्ण आदेश का भंग, विधिपूर्ण आदेश का भंग। ब्रीच ऑफ लॉफुल ऑर्डर। तीसरा चौथा तीसरा कर्तव्य से अनुपस्थित रहना, कर्तव्य से अनुपस्थित रहना। एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। नेक्स्ट, बिना प्राधिकार के अपने पुलिस कर्तव्य से, बिना प्राधिकार के अपने पुलिस कर्तव्य से भिन्न कर्तव्यों में लगना, engaging in any other employment, engagement in any other employment other than his police duty, other than his police duty without authority, guilty of cowardice, कायरता का दोषी, कायरता का दोषी। अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के प्रति अवैध शारीरिक हिंसा, अनवारंटेबल पर्सन, unwarrantable person, violence to any person in his custody, in his custody, punishment, punishment। चलिए अब आइए एक एक उस पे आइए।
कर्तव्य भंग से क्या मतलब होता है? कल हम लोगों ने कुछ ड्यूटी दी थी ना, उसकी क्या क्या करेगा पुलिस वाला, क्या क्या कहा गया था? हाँ। और और कुछ था? कहीं और घुसने उसने का भी आर्डर था? जुआ घर, मदिरालय, है ना? सत्ता। हाँ, इसी बात की चर्चा थी ना कल। तो अगर वो ओमिशन ऑफ ड्यूटी करता है तो यही है उसका, ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड प्रोक्लेमेशन, ओ प्रोसिक्यूशन। तो कर्तव्य, आपको कर्तव्य पता है, चार पांच कर्तव्य याद रखो बस। नहीं, दो तीन याद, तीन तो कम से कम याद ही रखो, ड्यूटी क्या क्या है। फिर ब्रीच ऑफ लॉफुल ऑर्डर, यानी कि ब्रीच ऑफ लॉफुल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हर अधिकारी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी नियम कानून से बंधा होता है। ठीक है। और उस पर टाइम टू टाइम नए कानून आते रहते हैं, बनाए जाते रहते हैं। तो ऐसी दशा में अगर वो कह दे कि हम नहीं मानेंगे तो, अब जैसे मान लो राज्य सरकार ने दिया कि 50 नंबर का इंग्लिश लेना और 50 नंबर की हिंदी जीएस लेना, और बाकी 16 तो ला लेना। आयोग कह रहा हमारे पास इतने टीचर नहीं, हम नहीं ले सकते 16 एक्ट, चार पांच एक्ट करिए आप। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो उसी तरह पुलिस वाले भी हैं, उनको जो कहा जाएगा। कोरोना के टाइम में उनको पावर दिया गया कि किसी को बाहर निकलने मत देना, है ना? अब कोरोना के टाइम में स्पेशल लॉज बना दिए गए कि आपको पावर है कि कोई व्यक्ति बाहर नहीं दिखना चाहिए। अब आप अगर ना मानो तो पनिश होगे कि नहीं होगे? तो ये बात है। यानी कोई भी नियम कानून अगर उच्च अधिकारी आपको बना के दे रहे हैं तो आपको माना, ये डिसिप्लिन होती है। और अगर नहीं करते हो तो पनिशमेंट मिलेगा मिलेगा। ठीक। और ये जीवन का अनुशासन भी होता है कि अगर कोई बड़ा कुछ कह रहा है तो उस पर इनकार नहीं करना चाहिए। इनकार का मतलब तरीके दो होते हैं। ये होता है कि तो आपने पोलाइटली किसी चीज को डायरेक्टली इनकार नहीं किया, लेकिन आपने उसको दूसरे वे में घुमा के इनकार कर दिया। जैसे कभी होता है कि कोई व्यक्ति कुछ बात बोलता है तो अरे लगता है यार अभी इसको जवाब दे देंगे जिसको तकलीफ होगी, तो आप बोलते हो कि मुझे, आपको करना नहीं है, आपको पता है ये आपकी बस की नहीं है, लेकिन उसको उम्मीद है कि हो जाएगा। तो आप उससे क्या बोलते हो कि यार देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर हो जाएगा तो बताएंगे। तो वो कहता है भैया जल्दी बता दीजिएगा, है ना? तो उसी तरह होता है कि जब कोई नियम कानून आपको दिए गए तो आप उनको मानिए, आप सीधे इनकार नहीं कर सकते। नहीं मानोगे तो फिर पनिशमेंट तो है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कुछ उद्दंड बच्चे होते हैं, माता पिता को सीधे जवाब दे देते हैं, अब उनको तकलीफ होती है। कोई भी माता पिता हो, सीधे जवाब में उनको तकलीफ होती है। उनकी खुशी के लिए थोड़ी देर के लिए जाइए बाहर, मान कोई चीज मंगा रहे हैं, आप सीधे काम नहीं जाएंगे, उनको तकलीफ होगी। आपने पैसा लिया, थोड़ी दूर गए, वापस आ गए, मम्मी दुकान बंद है। तो बी पोलाइट इन लाइफ, बहुत काम आती है। आपकी विनम्रता जो है बहुत काम आती है। जितना विनम्रता आपको आगे ले जाती है, दंडता उतने ही पीछे ले जाती है। हमेशा याद रखना। क्योंकि विनम्रता एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे हर आदमी सरेंडर कर जाए। बहुत से पुलिस वालों को या जो नौकरी करने वाले तो सुसाइड कर लेते हैं ना, क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि वो स्वच्छंद रहना चाहते हैं, नियम कानून में बंध के नहीं रहना चाहते। और भाई जब आप सर्विस कर रहे हो तो उसमें जब एक कॉलम है कि आपको अनुशासन में रहना है, अभी आप लोग जज जज एपीओ एपीओ कर रहे हो ना, जब बन जाओगे तब आपको बहुत कष्ट होगा। है? जानते हो क्या कष्ट होता है? फिर आपकी जिंदगी समझ लो गिरवी हो जाती है। बिना पूछे आप तो अपना स्टेशन नहीं छोड़ सकते हो।
कैंपस जो कि अगर आप चाहो कि हम इस शहर से दूसरे शहर चले जा, नहीं जा सकते। फिर कहीं जाना है तो EL CL जो मिला के होती है 11 12 13 तो सब खत्म हो गई है। तो गिड़ाना पड़ता है कि साहब कुछ जुगाड़ हो जाए कहीं से। तो बाबू सेट करना पड़ता है कि यार लगा देना, फर्जिया लगा देना, क्या करें, जाना है। तो कहने का मतलब या फिर सैलरी कटवाओ, वही तरीके। तो अनुशासन इसी को कहना है। अगर छोड़ दिया जाए, आप जैसे कुछ लोग अभी मातृत्व लाभ योजना में क्या होता था कि जितनी महिला जजेज या IPO जितनी भी होती थी, हर दूसरे तीसरे साल पे ये 8 8 9 9 महीने के लिए निकल लेती है। अब समस्या आती है, तो सरकार ने उसमें बना दिया कि 2 बच्चों से ज्यादा भी नहीं होगा, मातृत्व लाभ 2 बच्चों से ज्यादा पे नहीं मिलेगा। हम तो कहते हैं एक ही पे देना चाहिए, है ना, 2 पे नहीं देना चाहिए। और अगर 2 बच्चे साथ हो गए तो नुकसान हो गया उसका 8 9 महीने का। और उसके साथ साथ महिला के साथ साथ पुरुष को भी मिलने लगा है, बड़ा मसला है। पुरुष भी अगर कहीं जॉब कर रहा है तो केयर टेकर के रूप में छुट्टी ले सकता है। तो ये डेमोक्रेसी की विशेषताएं होती है ना, और इसी का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, है ना। सरकारी नौकरी पाने के बाद जो सुकून की नींद आती है वो शायद दुनिया में बचपन में आई होगी या फिर नौकरी के बाद आती है, उतनी सुकून की नींद, है ना। अभी एहसास होगा, मिलेगी जब तो फिर एहसास होगा, तो बताना सर बहुत सोए आज, है ना। फिर अगर कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, तो इसमें एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी का मतलब ये होता है ना कि आपकी ड्यूटी है, आप छुट्टी बना रहे हो, छुट्टी बना रहे हो मतलब छुट्टी खत्म हो गई फिर भी नहीं आ रहे, अवसान हो गया छुट्टियों का फिर भी नहीं आ रहे। तो ऐसे लोग होते हैं जो सेटिंग बाज होते हैं ना, वो जो सेटिंग कर लेते हैं, सीनियर को पटा लिए कि यार भैया 1 दिन बाद आएंगे, वहां पे लगा देना, इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, कि वो ट्रेन बिगड़ गई थी या जो भी है, अपना बहाना बना के 1 दिन मार देता है। तो होता है ऐसे ऐसे लोग, क्या करोगे। इसमें एक, अगर मान लो वो बीमार हो गया है या कोई और परेशानी हो गई है तो उसे क्या करना चाहिए। मान लो आज आपकी डेट खत्म हो रही है और आज ही आपको कालरा हो गया या कुछ और हो गया, आप नहीं जा सकते आप, तो आपको इंटीमेट कर देना चाहिए, सूचना दे देनी चाहिए, ठीक। बैरक और परेड से अनुपस्थित था, इसमें इसमें केस है आसाराम बनाम GC सक्सेना का, आसाराम बनाम GC सक्सेना का। इसमें अभी जो हमने कहा कि अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों का आपको अनुपालन करना, उद्दंडता नहीं करनी है, तो उसमें राज्यपाल भी शामिल है, ठीक है। राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियम और कानून या विनियम सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियम होते हैं, और ये धारा 29 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आसाराम बनाम GC सक्सेना, बिना प्राधिकार के अपने पुलिस कर्तव्य से भिन्न कर्तव्य में लगना, ठीक। तो एंगेजमेंट इन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट में भी क्या है कि जो आपकी ड्यूटी है उससे इतर काम कर रहे हैं, अपने आप लग जा रहे हैं आप। तो इसीलिए क्यों 2 जॉब मना होता किसी भी उसमें, 2 जॉब आप साथ में नहीं कर सकते, ठीक, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। सोचो कि मान लो जैसे आप जज बन जाओगे या IPO बन जाओगे, तो शाम के 5 बजे 6 बजे तो घर आ ही जाओगे। अब पैसा कमाने की सूझी तो सोचे कि चलो एक दुकान खोल लेते हैं, शाम की दुकान खोल के बैठेंगे, है ना। तो नहीं कर सकते आप, आदर नियोजन में आप नहीं लग सकते, ठीक है। दूसरे को खुलवा के बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब पैसे की कमी नहीं है। और पैसे की ना भी कमी हो तो
दुकान वाले के पास जाओगे तो वो तुरंत दे देगा, अगर भैया आईपीओ है, उसको विश्वास है तो पैसा तो देंगे ही देंगे, है ना। तो जितना माल वो लिखवा दो वो सब भिजा देगा। फिर धीरे से कहेगा, फिर ऐसे नहीं कहेगा भैया कुछ हो जाएगा क्या पेमेंट, हिम्मत नहीं है उसकी, पहले मांग ले। वो देने होने के बाद कहेगा भैया कुछ पेमेंट हो जाएगा क्या। हाँ हाँ यार करवा देते हैं, परेशान मत हो। तो ये सारे फायदे होते हैं एक नौकरी के। तो कायरता में एक चीज और आती है कि जहां पे आपको अपने साहस और शौर्य को प्रदर्शित करना है, वहां पे आप प्रदर्शित नहीं कर रहे हो, वो भी कायरता में आएगी। ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति तालाब में गंगा में कूद गया। अब आपको पता नहीं कि कहाँ गया ये, लेकिन आपको वहां पे कूद जाना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी लगी है। अब ये कहेगा गया तो गया, जाना तो अभी जाल लगा के निकलवा लेंगे अभी। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट का फर्स्ट। बात तो समझ में आ गई होगी ना, बस याद करना है आपको। बात तो समझ में आ गई होगी, ये 29 कहना क्या चाहता है। ये 8 बातें हैं, 7 बातें। ठीक। और फिर उसमें सजा भी है, 3 महीने से अनधिक की होगी, और वेतन का भी होगा। यहाँ पे 3 महीने के वेतन का है, और 3 महीने की सजा का है। ठीक है। वहां पे 1 महीने की सजा का था, और 15 दिन का कारावास था, निरोध परिरोध। हाँ, इसमें सेक्शन 7 है। ठीक है। चलिए अब सेक्शन 30 देखते हैं। सेक्शन 30, लोक जमाव और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देना। इसमें क्या होता है, ये मेन काम होता है ज्यादातर। ज्यादातर पुलिस वाले बेचारे यहीं रहते हैं। इसका पहले सिनॉप्सिस बनाओ तो बताते हैं, पढ़ते थे। जमाव या जुलूस को विनियमित करने का अधिकार। सेक्शन 30 का सिनॉप्सिस बना डालो। जमाव या जुलूस को विनियमित करने का अधिकार, पावर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट assemblies and processions. Power to control and regulate assemblies and processions. आज बुध है ना, बुधवार। जमाव या जुलूस को विनियमित करने का अधिकार हो गया। दूसरा, मार्ग, सार्वजनिक रास्ता एवं सार्वजनिक स्थान, रोड थ्रू फेयर एंड पब्लिक प्लेस। मार्ग, सार्वजनिक रास्ता एवं सार्वजनिक स्थान। थर्ड पॉइंट, राइट कैन नॉट बी अनफेटर्ड, अधिकार प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। दीपांजलि तुम्हारा ज्वाइन नहीं हुआ क्या, दीपांजलि? सर ज्वाइन हो गया है। वो तो जाता, थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी नेटवर्क इशू रहता है। अधिकार प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, हो गया। लोक जमाव और जुलूसों के लिए लाइसेंस, लाइसेंस फॉर पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेसन।
त्योहारों पर मार्गों में संगीत का विनियमन, टू रेगुलेट द म्यूजिक, to regulate the music in the street on the occasion of festival. हो गया। अब इसको जरा सेक्शन पढ़िए, समझ में। सेक्शन 30 जब पढ़ो जरा वो यतिन मिश्रा जी आप। Clause 1, the district superintendent or additional district superintendent or joint district superintendent or assistant district superintendent of police may, on occasion required, direct the conduct of all assemblies and procession on the public roads or in the public streets or thoroughfare, and prescribe the routes by which and the time at which such procession may pass. Subclass 2. He may also, on being satisfied that it is intended by any person or class of persons to convene or collect an assembly in any such road, street or thoroughfare, or to form a procession which would, in the judgment of magistrate of the district or the subdivision of the district, if uncontrolled, be likely to cause a breach of peace, required by general or special notice that the person convening or collecting such assembly or directing or promoting such procession shall apply for a license. चलिए इसको सीधी भाषा में समझिएगा। दशहरा भी आ रहा है, 12 रबीउल अव्वल अभी गया, फिर दीपावली आएगी, फिर विसर्जन होता ना, मूर्ति विसर्जन। यानी अपने देश में अगर त्योहार ना हो तो आदमी पागल हो जाए, क्योंकि त्योहार जो है ये आपके मक्कारी का भरपूर साधन है। जापान में कितने त्योहार होते हैं पता है? एक को त्योहार नहीं होता, एक भी त्योहार नहीं होता। अमेरिका में 1-2 होते हैं बस। हाँ हाँ, और वो 24 दिसंबर को। भारत में पता है आपको 180 दिन छुट्टियां रहती है स्कूलों की, वो सिर्फ 180 दिन चलते हैं। 50% दिन पढ़ाई होती है आपकी। तो अब बताओ भारत का बच्चा कहाँ रिसर्च में और कहाँ अंतरिक्ष में जाएगा? वो तो किसी के साथ ही जाएगा ना, अपने से तो नहीं जा सकता। सुनीता विलियम गई या जो भी गई है वो सब भारत से नहीं गई। भारत मूल की हो गया, हम लोग खुश हो जाते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि वो 360 दिन पढ़ी है और हम 180 दिन पढ़े हैं, तो बनी सी बात है कि वो जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे ना। तो और किस लिए छुट्टी लेते हैं? इसीलिए लेते हैं, त्योहार मनाने के लिए। बड़ा सुकून रहता है 3-4 दिन, है ना। खूब सोता है, कोई काम नहीं। ऑफिस में भी ऐसे। तो ये हर दृष्टिकोण से नुकसानदेह होता है, भले वो देखने में अच्छा लगता हो। और पॉलिटिकल विल के कारण भी ऐसा होता है। नहीं होता तो हम मना लेते हैं। संत रविदास जयंती, संत महावीर जयंती, है ना, रोज जयंतियां होने लगी। और इतनी जातियां बिरादरियां और सबके महापुरुषों पर अगर अब जो जैसी सरकार आती है अपने महापुरुष को उस पर कर देती है। तो अब इधर करके 8-9 छुट्टियां और बढ़ गई है लोगों को खुश करने के लिए, है ना। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान आपका है, आप नहीं समझ पाते। तो अब आपको मान लो दशहरे का प्रोग्राम करवाना है, उसमें आपको रथ यात्रा निकलवानी है,
तो आपको क्या करना होगा, सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाना। मजिस्ट्रेट से कहोगे साहब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जुलूस निकलेगा, या अम्बेडकर जयंती पे निकालना है कोई भी एनीवे, तो आपको उस मार्ग का लिख के देना होगा और फिर उसको भेजेगा वो दरोगा के पास, थाने आएगा, थाने से फिर वो चौकी आएगा, फिर वो मार्ग का सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद उसका नक्शा बनेगा। सब कुछ पढ़े लिखे की तरह होता है, और ये पढ़े लिखे की तरह करने के लिए कौन बता दिया है, अंग्रेजों ने बताया है कि आपके पास एक रोड मैप होनी चाहिए। कर दिया। फिर मजिस्ट्रेट अब पूछता है वहां के लोकल यूनिट से कि देखो इनका ये जो जुलूस निकलेगा कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला है, अगर कुछ है ऐसा तो हमको बता दीजिए, आप परमिशन नहीं देंगे। एक तो ये होता है, एक होता है कि खुन्नस में होता है कि सरकार एंटी पार्टी की है, विधायक जी रैली निकालना चाह रहे हैं, अब वहां का लोकल जो विधायक है कह दिया एसडीएम साहब परमिशन मत देना, और देना भी तो बैठे रहने का देना, दौड़ने का इधर मत देना, रैली फैली का मत देना, क्योंकि आर्टिकल 19 आपको अधिकारियों को बाउंड करता है। लेकिन फिर वो वहां पे जब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, अगर उसमें एक्सेप्शन में आप आ गए तो एसडीएम साहब भी हाथ खड़ा कर देंगे कि नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब कि ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। फिर उसमें ये होता है कि आप करोगे क्या, तो वो लिखा लेता है कि इसी निर्धारित मार्ग पे आप जाओगे, कोई हथियार का आप प्रयोग नहीं करोगे, लाठी डंडे चाकू बम कट्टा ये वो नहीं ले सकते, तलवार फलवार भी। सारी शर्तें मान लेते हो और फिर आपको परमिशन दे। अब अगर उस परमिशन के बियॉन्ड जाते हो तो आपको रोक सकते, फिर उसमें डीजे भी रहता है, डीजे तो कंपलसरी होता है, तो उसमें भी लिखा लेता कि इससे ज्यादा डेसिबल में आप नहीं बजाओगे, सारी चीजें ध्वनि प्रदूषण वगैरह में सारा कुछ रिटर्न होता है। लेकिन यहाँ मानता कौन है, त्योहार भर आ जाए आपका बस फिर देखो नियम कानून गया भाड़ में। सेल्फ कंट्रोल नहीं है लोगों में, और इसीलिए समस्याएं क्रिएट होती हैं। अंग्रेजों ने इसको कंट्रोल करने के लिए सारे नियम कानून, ठीक है, तो इसका सीधा से ये मामला है सेक्शन 30 का। बना हुआ था एक दिल्ली में, और 5 बजे तक का समय था, उसके बाद ये सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आते हैं। तो 5 बजे के बाद मना कर दिया ना, वो अंदर रहे, कोई जरूरी नहीं है ना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ना ना ना, आपको कंट्रोल करना है। जानना भी मुश्किल हो रहा था कि कौन पुलिस है कौन। हाँ वो तो होता ही है, लेकिन अब वहां पे वही है ना कि जब आपको 5 बजे तक दिया गया था तो आपकी क्या ड्यूटी थी, बाइंड अप कर दीजिए। सीधा से 5 बज के 1 मिनट मारना शुरू कर तो वो अभी मैंने क्या कहा कि पॉलिटिकल जो इशू होते हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं, कि तुम कहीं थोड़ी सी गलती करो डंडा मारा शुरू हो जाए। इसीलिए देखो ना बहुत से उसमें देखते लोग, एक दो लोगों को घुसा दिया जाता अपने लोगों को, और कहते जाके तो पाकिस्तान जिंदाबाद। अब दो एक लोग घुस गए, बोल दिए, हाँ वीडियोग्राफी हो गई, सुबह सब सेट है ना, अब पूरा काम लग गया तुम्हारे जुलूस का। ये होता है। अभी राहुल गांधी वाले मामले में क्या हुआ था, मोदी जी की माता जी को जो गाली वाली बात हुई थी, कौन दिया था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। अब वो भूतपूर्व रहा हो वर्तमान रहा हो, भाई भूतपूर्व था तो गुस्सा में रहा होगा, क्योंकि पार्टी से निकाला गया होगा, तो अब मौका पा गया जाके चढ़ के, ऐसे ही तो होता है। तो जैसे अभी आप मान लो थोड़ी देर के लिए कभी कभी मसले आ जाते हैं, वो लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, क्या कर सकते उसमें। जैसे एक मैडम आती है तो उनका ये था एचजीएस देना था, तो उन्होंने एचजीएस की फीस जमा की, एचजीएस में उन्होंने 10-12 टेस्ट दे भी दिए। अब एपीओ आ गई तो कह रही सर हमारा एपीओ में कन्वर्ट कर दीजिए, तो उन्हें अब कन्वर्ट नहीं होगा,
आपका वो जस है तो जस में ही होगा। अब वो दूसरे से सिफारिश लगवा रही है कि सर से कह दीजिए तुम करना, और उनसे सर से बता रहे कि हमारे फादर जज हैं। मतलब देखो, और इधर कह रहे हैं कि सर पैसा नहीं है। मतलब बड़ी विडंबना रहती है, विचित्र स्थिति रहती है। उधर वो शो कर रहे चले कि सर को डर लगे कि सर दे दे, तो हमने उनसे कह देना जज हो चाहे फज हो, कुछ नहीं होगा, जो नियम कानून है वही चलेगा। वही सोचे होंगे कि कह दे तो सर हो सके थोड़ा से कहा कि ऐसे आज जज आते जाते रहते हैं। ऐसे एक बार कोई लोक अभियोजक का फोन किया था, तो कुछ ऐसी बात थी, तो कहा सर ऐसी ऐसी बात है, तो हमने कहा ठीक है हो जाएगा, करवा दीजिए। अरे सर हम तो लोक अभियोजक हैं, आप फीस हमारी भी नहीं कम करेंगे क्या? हमने कहा यार आपको तो ये कहने ही नहीं चाहिए था, आपको ये कहना चाहिए था सर हम दुगना फीस देंगे आपसे। है ना? आप कम करवाने के लिए चले आए हो, बताओ। तो कहा नहीं नहीं सर ऐसे ही कह रहे थे। तो कभी कोई ऐसे जैसे फर्जी कॉल नहीं आया करती थी वो, ये वाली हाइक करने वाली ना, आया मैं डिप्टी एसपी बोल रहा हूँ फला फला आपका ये हो रहा है, अच्छा जरा अपना चेस्ट नंबर तो हमको बताइए जरा आप अपना। तुरंत काट दिया। तो समझ गया कि कोई जानकार आदमी है। तो कभी पुलिस वालों का है ना, वो चेस्ट नंबर आप अपना बताइए, तुरंत सरेंडर कर जाएगा वो फर्जी होगा तो ये चीजें होती है। कल का काम हो गया था पूरा आप लोगों का? कल का काम हो गया था, पीडीएफ भेजे थे? और सब लोगों का हो गया था? तुम्हारा हुआ कि नहीं पहले ही बता, दूसरे का मत देखा करो, अपना दिखाओ। तो परचून की दुकान उकान रखी हो गया उन सब? दिखाओ दिखाओ। याद भी होगा कि खाली बनाई डाले? याद हो गए? पक्का? पूछा जा सकता है? सेक्शन 9 में क्या है? तो कैसे बनाओ तुम? रहे थे? हाँ सर, सर करना है। उल्टा पुल्टा लिखे हो ना? काफी दिखेंगे, ऐसा होने का मतलब ही क्या है? रिपील किसके तहत हुआ है ये? 11 1874 है सर, एक्ट नंबर डाल दो। हाँ ये देख रहा एक आपकी सवाल में जो हो सकता है कि पूछेगा जो निश्चित धारा 11 है वो किस एक्ट के तहत हुई थी? ओमेशन एक्ट उसका। ठीक है। और ये 212 227 334 नहीं हुआ था? इसमें वो कहाँ लिखे हो तुम डिस्क्रिप्शन? सर डिस्क्रिप्शन में लिखने का तो नहीं समझ पा रहे थे। वो लिखे उनसे पूछो। हाँ ठीक है। समझ नहीं पाते तुम लोग, लाओ तुम दिखाओ अपना। ऑनलाइन वाले भी अपना व्हाट्सएप पे भेज देंगे बना के, ठीक है? जो भेजेगा उसी का चेक होगा, नहीं तो आज के बाद अगर कोई भेजेगा तो नहीं होगा चेक। तुम भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी? बनाए पूरा बनाए, अलग अलग करके बना लेंगे। सब उल्टा पुल्टा की ना? हाँ सब। हाँ। उसके बाद मतलब मेरे पॉइंट। हेलो, हाँ नमस्कार। यूपी थी वो कोर्स के लिए इंक्वायरी करनी थी। हाँ बताइए, आपको क्या इंक्वायरी करनी है? आप तो सब कुछ जानते हैं। नहीं सर, मतलब जैसे 4100 फीस थी, हाँ तो उसमें मतलब सब सब इंक्लूडेड। नहीं नहीं सब नहीं, सिर्फ उसमें ला का होगा। ला सभी होंगे लेकिन उसमें भी सिलेक्टिव होंगे, पूरा एक तरफ से नहीं हो पाएगा ना क्रैश कोर्स में। दूसरा क्रैश नाम ही क्यों रखा जाता है? अगर शॉर्टकट नहीं चला जाएगा तो क्रैश कहाँ से होगा वो, है ना? के लिए अलग क्यों? हाँ जैसे मेन के लिए तो क्या रहेगा मतलब? अब उसका यार